नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार द्वारा गठित एक जांच आयोग ने एक अनंतिम रिपोर्ट में कहा है कि उसने जबरन गायब करने की कथित घटनाओं में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संलिप्तता पाई है। आपको बता दें कि जबरन गायब करने की जांच करने वाले आयोग ने अनुमान लगाया है कि जबरन गायब किए गए लोगों की संख्या 3,500 से अधिक होगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के मुख्य सलाहकार के कार्यालय की प्रेस शाखा ने शनिवार रात एक बयान में कहा कि आयोग को जबरन गायब करने की घटनाओं में प्रशिक्षक के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संलिप्तता के सबूत मिले हैं। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा नेता रमेश पहलवान और उनकी पत्नी और पार्टी नेता कुसुमलता रमेश आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में अगले साल की शुरुआत यानी 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओपन AI के रिसर्चर रहे सुचीर बालाजी सैन फ्रांसिस्को में स्थित अपार्टमेंट में मृत पाए गए हैं। प्रशासन द्वारा ये जानकारी दी गई। पुलिस ने बताया कि उसे सुचीर के बारे में पता करने के लिए फोन आया था और इसके बाद हमने जांच शुरू की तो सुचीर बालाजी उम्र 26 का शव 26 नवंबर को मिला। सैन फ्रांसिस्को के मेडिकल एग्जामिनर ने सुचीर बालाजी की मौत का कारण आत्महत्या बताया है। आपको बता दें कि सुचीर बालाजी हाल के महीने में सार्वजनिक तौर पर ओपन AI के खिलाफ कई बार बोल चुके थे और विसल ब्लोअर थे। वहीं अब उनकी मौत के बाद कंपनी को डेटा इकट्ठा करने के तरीकों को लेकर कई मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर में सुचीर बालाजी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि ओपन AI ने अमेरिका के कॉपीराइट कानून का उल्लंघन किया है। AI इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। निकिता सिंघानिया के अलावा उनके भाई और मां को भी गिरफ्तार किया गया। बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड डिवीजन के DCP शिव कुमार ने मीडिया को बताया कि निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। वहीं उनकी मां और भाई को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पकड़ा गया, जहां से उन्हें बेंगलुरु लाया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि अतुल सुभाष ने मौत से पहले 24 पन्नों का नोट छोड़ा था और 1 घंटे 21 मिनट का वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने पत्नी और उनके परिवार के सदस्यों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए जाति सर्वेक्षण का 98% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने सर्वेक्षण को तेलंगाना समाज के लिए मेगा स्वास्थ्य जांच बताते हुए कहा कि एकत्र किए गए डेटा से सत्तारूढ़ कांग्रेस को पंचायतों के साथ साथ आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में उनकी आबादी के अनुपात में कुरुमा समुदाय का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ टिप्पणी के मामले में दर्ज मानहानि के केस को निपटाने के लिए ABC न्यूज उन्हें $15 मिलियन का भुगतान करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ABC न्यूज के स्टार एंकर जॉर्ज स्टेफानोपोलिस ने इस साल 10 मार्च को एक इंटरव्यू के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा था कि ट्रंप रेप के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। अब इसी मामले में ABC न्यूज पैसे देने के साथ ही खेद प्रकट करते हुए एक बयान भी प्रकाशित करेगा। इसके अलावा ट्रंप की कानूनी फीस के लिए भी वो $1 मिलियन देगा। ABC न्यूज के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी खुश है कि वो मुकदमा खारिज करने के लिए एक समझौते पर पहुंच गई है। गजा पर इसराइल के हवाई हमले में कम से कम 22 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस और हमास ने कहा है कि इन 22 में से एक सेंट्रल गजा में स्थित तीर अल पलहा शहर के मेयर भी हैं। यहाँ 13 लोग मारे गए हैं और चिकित्सकों ने बताया है कि 10 लोग सहायता प्राप्त करने के लिए आए हुए थे। गजा में स्थित एक स्कूल में महिला
और उसके शिशु सहित 7 लोगों की मौत हुई। इसराइल का कहना है कि हमास इसे अपने पेश के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मीडिया आपको रिपोर्ट्स बता के दें कि मुताबिक इसराइल यह कई बार हमला कह चुका ऐसे है समय कि में स्कूल हुआ का है जब इस्तेमाल हाल ही में हमास अपने अमेरिका ठिकानों के और राष्ट्रीय अन्य सुरक्षा चीजों के लिए सलाहकार कर रहा है। जैक सुलीवन लेकिन ने वहीं गजा में हमास इसे संघर्ष कई विराम बार समझौते समझौते की है। उम्मीद जताई थी। शनिवार को राहुल गांधी के लोकसभा में संविधान पर दिए गए संबोधन के बाद अब भाजपा और कांग्रेस का एक दूसरे के खिलाफ प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण को लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है, जिस पर अब वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी के हमलों का जवाब दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। बीजेपी का यही काम है, वो असली मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने भी शुक्रवार को लोकसभा में अपना पहला संसदीय संबोधन दिया था। इसके बारे में भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने जो भाषण दिया था उससे अडानी शब्द हटा दिया गया। क्यों? अडानी कोई असंसदीय शब्द है? बीजेपी वाले किसी का भी नाम ले सकते हैं और हम अडानी का नाम नहीं ले सकते। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के संबोधन पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक भी नई बात नहीं बोली है। मुझे दशकों बाद यह एहसास हुआ कि जैसे स्कूल में गणित का डबल पीरियड होता था, उसमें बैठी हूँ। भाषण के दौरान जेपी नड्डा अपना हाथ मल रहे थे। जैसे ही मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक से वह एक्टिंग करने लग गए कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह अपना सिर सहला रहे थे। पीयूष गोयल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सोने वाले हैं। प्रियंका ने कहा कि मेरे लिए यह एक नया एहसास था। उन्होंने कहा कि मुझे लगा था प्रधानमंत्री कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उन्होंने खोखले 11 संकल्प दिए। प्रियंका ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है तो अडानी पर बहस करें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में शनिवार को 11 संकल्प पेश किए, जिनमें वंचित वर्गों के लिए मौजूदा आरक्षण को बरकरार रखना, लेकिन धर्म आधारित कोटा का कड़ा विरोध करना शामिल है। लोकसभा में भारतीय संविधान की 75 साल की गौरवशाली यात्रा पर 2 दिवसीय बहस का जवाब देते हुए मोदी ने कहा कि संविधान सभा ने गहन चर्चा के बाद धर्म आधारित आरक्षण के खिलाफ फैसला किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इसका वादा कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार इस बात पर अड़ी है कि देश में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह मुसलमानों को आरक्षण देकर SC, ST और OBC के लिए आरक्षण को कमजोर कर रही है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने मणिपुर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर में मैतई और कुकी दोनों समुदायों से बात कर रही है और उम्मीद है कि मौजूदा स्थिति का समाधान निकल आएगा। शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस और भाजपा को अपनी राजनीति के लिए जवाहरलाल नेहरू या विनायक दामोदर सावरकर को दोष देना बंद करना चाहिए और इसकी बजाय भविष्य के बारे में बात करनी चाहिए। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा संविधान पर सावरकर की आलोचना का हवाला दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर ठाकरे ने कहा कि संविधान पर चर्चा देश के भविष्य पर केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आपने कांग्रेस नेता प्रियंका जी को यह कहते हुए सुना होगा कि आप कब तक नेहरू का नाम लेते रहेंगे। मैं उनसे सहमत हूं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं और उन्हें अतीत इतिहास में नहीं जाना चाहिए, बल्कि भविष्य के बारे में बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग नोटिस शुरू करने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि जो कोई भी सच बोलता है उसे इस तरह से धमकाया जाता है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2024 में बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कोई भी सच बोलता है, ये लोग उस पर महाभियोग प्रस्ताव का दबाव बनाते हैं और फिर भी वे संविधान की बात करते हैं। उनके दोहरे मापदंड देखिए।
शनिवार 14 दिसंबर को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया। दक्षिण कोरिया की संसद में पेश हुए इस प्रस्ताव पर वोटिंग में 300 सांसदों ने भाग लिया। इसमें 204 सांसदों ने महाभियोग के पक्ष में वोटिंग की, तो वहीं 85 सांसदों ने विपक्ष में वोट डाले। इस बीच जैसे ही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की वोटिंग सफल होने की खबर आई, वैसे ही संसद के सामने जमा आम लोगों की भीड़ खुशी मनाने लगी। यून सुक येओल की पार्टी पीपल पावर पार्टी के नेता हान डोंग हुन ने कहा कि उनकी पार्टी इस नतीजे को गंभीरता से स्वीकार करती है। वहीं यून सुक येओल की जगह अब कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू ने अपने पहले सार्वजनिक भाषण में कहा कि उनका ध्यान देश में सामान्य स्थिति को वापस लाने पर है। आपको बता दें कि यून सुक येओल ने हाल ही में देश में मार्शल लॉ लगाने की घोषणा करते हुए इसके पीछे का कारण उत्तर कोरिया से मिल रही धमकी और देश विरोधी ताकतों को बताया था। और जब से इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो यून सुक येओल ने मार्शल लॉ लगाने के फैसले को वापस ले लिया, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।